देखो गाइस, फाइनली क्रीवा रेडी है। क्रीवा की डायपर रूटीन हो गई है और क्रीवा फेस भी हो गई है। देखो कैसे खेल रही है और कैसे देख रही है मम्मा को। शाम का टाइम है गाइस और मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। मेरी सी सेक्शन स्टोरी, जिसका आप कितने टाइम से वेट कर रहे थे। और आज यकीन नहीं होता, क्रीवा मेरे आंखों के सामने है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है। इनफैक्ट 95% लोग यही बोल रहे थे कि मुझे बेबी बॉय है, लेकिन मुझे बेबी गर्ल हुई। और यकीन नहीं होता कि आज क्रीवा हमारे साथ है और क्रीवा के साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। चलिए फिर मैं क्रीवा को अपने नानी के पास दे देती हूँ, यानी कि मेरी मम्मी को दे देती हूँ और फिर शांति से बैठ के मैं शेयर करती हूँ। क्रीवा पता नहीं ये कब बोलेगी हाय गाइस। मुझे तो लगता है कि मम्मा और डैडी से पहले ये हाय गाइस ही बोलने वाली है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी मैंने यही किया है ना, हाय गाइस हाय गाइस। चलिए मम्मी, कहाँ से शुरू करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले मैं ठीक से बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बैक पेन का कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है डिलीवरी के बाद। और अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, मैं आई हूँ अपने मायके में डिलीवरी के लिए। इसलिए बैकग्राउंड आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि अभी मैं अपने मायके में ही हूँ जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी ये वीडियो कब आप लोगों को देखने को मिलेगा पता नहीं। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोग जिस चीज़ के लिए आए हैं, जो देखने के लिए आए हैं, वो नहीं करूँगी आप लोगों को, सीधा टॉपिक पे चलते हैं। सी सेक्शन स्टोरी, लेबर पेन स्टोरी या फिर डिलीवरी स्टोरी, मुझे नहीं पता क्या नाम दूँ इसको। शुरू करते हैं 7 दिसंबर को, जब मुझे हल्का सा पेन हुआ था, लेबर पेन जैसा हो रहा था, बैक पेन थोड़ा सा हो रहा था। तो मैं समझ गई थी। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि लेबर पेन कैसे शुरू होता है। तो मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया था कि बैक पेन से शुरू होता है और पीरियड में जैसा हल्का हल्का पेन होता है ना, इसी तरह से शुरू होता है और धीरे धीरे वो लेबर पेन बढ़ता है। 7 दिसंबर को मेरा रूटीन चेकअप था, डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना था मुझे। और तब मुझे पता नहीं था कि फिंगर टेस्ट होने वाला था मेरा। वैसे मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन मेरे डॉक्टर ने ऐसा कुछ मुझे बताया नहीं था, तो कोई आइडिया नहीं था कि मेरा फिंगर टेस्ट होगा। जैसे नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए मैं जाती थी प्रेगनेंसी में, ऐसे ही मैं रूटीन चेकअप के लिए गई डॉक्टर के पास। दोपहर को गई थी और मेरा फिंगर टेस्ट हुआ। फिंगर टेस्ट के बारे में वीडियोस देखे थे, सुना था इतना पेनफुल नहीं होता है, और इतना भी पेनफुल नहीं था। बहुत स्मूथली प्रोसेस हुई सारी, तब मुझे इतना पेन भी नहीं हुआ। लेकिन जो भी प्रॉब्लम हुई वो इसके बाद हुई। आगे वीडियो पूरा देखेगा तभी आप लोगों को पता चलेगा। ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ जो शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, या फिर आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, तो एंड तक दिखेगा। तो उस दिन रूटीन चेकअप हुआ, फिर हम लोग घर पे आ गए थे वापस। शाम हुई 5-6 बजे के बाद ना थोड़ा थोड़ा वाटर ब्रेक होना स्टार्ट हो गया। तो मैं डर गई कि वाटर ब्रेक तो नहीं हो गया। लेकिन मैंने सुना था जब वाटर ब्रेक होता है तो एकदम से पानी की जो थैली है वो फूटती है और एकदम गीला गीला हो जाता है। सारे कपड़े हमारे गीले हो जाते हैं और जहाँ पे भी हम बैठते हैं वो एरिया भी पूरा गीला हो जाता है। सो इस तरह से वाटर ब्रेक होता है। लेकिन मेरे साथ क्या हो रहा था, एकदम छोटा, एकदम ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिर रहा था। पैंटी भी मेरी पूरी गीली हो रही थी। थोड़े थोड़े टाइम में मैं एक एक घंटे में पैंटी भी चेंज कर रही थी। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, 2-3 घंटा मैंने वेट किया। फिर मैंने पैड रखे, तो पैड भी मेरे गीले हो रहे थे। सो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि यूरिन पास हो रहा है या फिर वाटर ब्रेक हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने रात को 9-10 बजे तक वेट किया। मैंने घर पे भी सबको बता दिया था, मम्मी को भी बताया था, अपने हस्बैंड को भी बताया था। तो हम लोगों ने 9-10 बजे तक तो वेट किया, फिर भी वही कंटिन्यू हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने रात को ही डिसीजन ले लिया। 10-10:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल चले गए। सिस्टर लोगों ने चेक किया और उन्होंने बताया कि ये कोई वाटर ब्रेक नहीं है, यूरिन पास हो रहा है। ऐसा करके हम लोगों को बोल दिया कि आज रात को आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप नाइट में आए हैं इमरजेंसी में, तो आपको नाइट में यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो सुबह डॉक्टर ने जब मेरा फिंगर टेस्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे तभी बता दिया था कि अभी टाइम है, आप अभी घर पे चले जाओ। तो हम लोग फिर से वापस आ गए थे घर पे।
घर पे आने के बाद मैंने आराम से गरम गरम पानी से शावर लिया, दोपहर का लंच किया और 3-4 बजे की बात है, 3-4 बजे के बाद ना पता नहीं फिर से मेरे जो ड्रॉप्स थे ना, पानी गिर रहा था ना, वो कंटिन्यू हो गया, मतलब वो फिर से स्टार्ट हो गया। फिर रात को मैंने डिनर भी बहुत अच्छे से किया। रात को डिनर करने के बाद जो धीरे धीरे जो मेरा बैक पेन है ना, वो बढ़ता गया 10 बजे 11 बजे ऐसे करके, और मैं समझ गई कि मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। फिर भी हम लोगों ने रात को वेट किया और रात को बिल्कुल भी मुझे नींद नहीं आई। फिर भी मैं सोने के लिए कमरे में ऊपर चली गई। तब तक तो मैंने मम्मी को नहीं बताया, क्योंकि मेरी मम्मी ना बहुत जल्दी डर जाती है। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट 2-3 घंटे में वेट करके देखती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 7 तारीख को भी ऐसा ही हुआ था। हम लोग ऐसे ही हॉस्पिटल गए और फिर वापस आ गए। मम्मी भी परेशान हो गई और कोई मतलब नहीं है, घर पे भी सब परेशान हो गए। एटलीस्ट 2-3 घंटे में वेट करके देखती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया था कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है और शायद ये लेबर पेन ही है। मैं समझ गई थी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तू थोड़ी देर के लिए सो जा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सो पा रही थी। जैसे मैं बैठती हूँ या फिर सोने लगती हूँ ना, तो वो पेन एकदम से स्टार्ट हो जाता था। मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो मैं बस कंटिन्यू चल रही थी। रुक रुक के मुझे पेन आ रहा था, तो जब मुझे अच्छा लगता था तब मैं बैठ जाती थी, फिर से पेन स्टार्ट हो जाता था, मैं फिर से चलना शुरू कर देती थी। ऐसे करके मैंने 2-3 बजे तक तो मैंने वेट किया। फिर इसके बाद जो मेरा पेन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो मैं नीचे आ गई। मम्मी को मैंने बताया पहले कि ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है, और 11 बजे के बाद 10-11 बजे के बाद मुझे इस तरह से पेन हो रहा था हल्का हल्का। तो मम्मी भी समझ गई कि अभी हमें जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 2-3 घंटे हम वेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद मम्मी ने सुबह मॉर्निंग में ही 4 बजे के अराउंड चाय बनाई, तो मैंने चाय भी पी, अदरक वाली गरम गरम चाय पी। चाय पी के थोड़ा अच्छा फील हुआ। फिर इसके बाद मैं शावर लेने के लिए चली गई, गरम गरम पानी से शावर लिया, थोड़ा अच्छा फील हुआ और तुरंत ही हम लोग 5-6 बजे के बाद निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे एडमिट कर दिया था। तो इस तरह से कंटिन्यू 1-2 घंटे के बाद मेरा फिंगर टेस्ट हो रहा था। सिस्टर बार बार लेबर रूम में जाके मेरा फिंगर टेस्ट कर रही थी। तो मम्मी, भाई और मेरे हस्बैंड यानी कि डेनिस कंटिन्यू मेरे साथ ही थे। मेरा भाई, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड, ये मेरी ताकत है बोल सकते हैं। अब मैं कितनी भी पेन में क्यों ना हूँ, मैं कितनी भी परेशान क्यों ना हूँ, अगर ये 3 मेरे साथ में होते हैं ना, तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाता है। तो मेरा भाई भी मेरे लेबर पेन में साथ था। और अभी की बात करूँ ना, तो वो ना यही बोलता है, मैंने देख लिया कि लेबर पेन क्या होता है। मतलब एक लड़की कितना पेन सहन करती है, एक माँ कितना पेन सहन करती है और अपने बच्चे को पैदा करती है। अगर मुझे वो क्लिप मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर भी कर दूंगी, क्योंकि भाई ने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलके जो मेरा लेबर पेन का वीडियो है वो बनाया था। और बर्थ व्लॉग भी जो है वो भाई ने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर ही बनाया था, क्योंकि मैंने दोनों को बोल के रखा था अगर नहीं बनाया तो फिर देख लेना क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे भाई ने दोनों ने मिलके मेरा बर्थ व्लॉग यानी कि बेबी बर्थ व्लॉग और लेबर पेन वाला वीडियो जो है वो शूट करके रखा था। जो भी छोटी छोटी क्लिप उन लोगों को जितना समझ में आया उन लोगों ने ली थी, और मैंने अपने चैनल पे शेयर भी किया है। आप लोगों का बहुत प्यार मिला, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम है वो अभी शुरू होती है। हमें पता चला कि जिस हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट हुए थे उस दिन सैटरडे था और वहाँ पे कोई डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं थे। हम लोगों को इन्फॉर्म ही नहीं किया था। जब हम एडमिट हुए थे तब हम लोगों को बताया ही नहीं था कि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। मेरी कंटिन्यू नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरा बेबी है वो एकदम नीचे आ गया था और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत सारे थे। और मेरे डॉक्टर ने मुझे स्टार्टिंग के दिनों में ही बता दिया था। जब मैं रूटीन चेकअप के लिए जाती थी, मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था, तभी बेबी ने हेड डाउन कर दिया था। बेबी हेड डाउन पोजीशन में था, तो मैं बहुत हैप्पी थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी बहुत एक्टिव रही हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते होंगे। एक्सरसाइज भी मैंने लास्ट तक की है, वॉक पे भी मैं जाती थी। तो ये भी एक रीज़न है, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही और मैंने वॉक भी किया, एक्सरसाइज भी की। यही एक रीज़न है कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ गया था।
तो इस तरह से ऐसा कुछ था। लेकिन मेरा जो लेबर पेन है वो 10-11 घंटे से भी ऊपर हो गया था, लेकिन बार बार मेरा फिंगर टेस्ट हो रहा था और मेरा जो सर्विस एरिया है वो अभी 4 इंच तक भी नहीं खुला। बेबी आता है तो 10 इंच तक जो हमारा सर्विक्स है वो खुलता है, इतना खुलता है तभी बेबी का हेड है वो नीचे बेबी आ सकता है। तो मेरा बस 4 इंच तक ही खुला था और तो मैं बहुत परेशान थी कि क्या होगा, कब होगा, क्या होगा, अभी कितना पेन सहन करना है। मुझे पता था क्योंकि 4 इंच ही खुला था, तो अभी ये प्रोसेस बहुत लंबी है। लेकिन मेरा भाई और मेरे हस्बैंड कंटिन्यू मुझे बता रहे थे कि बस अभी हो जाएगा बेबी, अभी कुछ ही देर में बेबी आ जाने वाला है, कुछ ही देर में भी बेबी आने वाला है। मैं गुजराती में बोलूँ ना गाइस, हम लोग गुजराती हैं तो मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो अभी मैं आप लोगों को गुजराती में बताती हूँ। भाई क्या बोल रहा था, बस હવે બેબી આવી જવાનું છે, બેબી આવી જવાનું છે, તારા જેવું जिद्दी છે ને, થોડું નફટ છે ને એટલે આવવામાં थोड़ा टाइम લે છે। सो अभी मैं आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। जिन लोगों को गुजराती नहीं समझ में आती है उन लोगों के लिए मेरा भाई बोल रहा था कि बेबी ना तेरे जैसा थोड़ा जिद्दी है, गुस्से वाला है, नफट है इसलिए वो आने में थोड़ा टाइम ले रहा है। क्योंकि मैं ना बहुत, मेरे घर में मैं सबसे बड़ी हूँ और सबसे गुस्से वाली भी हूँ और सबसे ज़्यादा जिद्दी भी हूँ, तो इसलिए भाई ऐसा बोल रहा था। और मैं एक ही हूँ अपने पापा की, अपने भाई की एक ही बहन हूँ, तो मैं सबसे लाडली भी रही हूँ पहले से ही, और मेरी जिद सबसे ज़्यादा पूरी होती थी इस घर में। मैं बड़ी हूँ लेकिन मेरी जिद सबसे ज़्यादा पूरी होती थी। मेरा भाई मेरे से छोटा है लेकिन मेरे से ज़्यादा समझदार है बोल सकते हैं। चलिए ये सारी बातें छोड़ो, ये सारी बातें किसी और ब्लॉग में करेंगे। अभी जिस टॉपिक पे मैं बात करने के लिए आई हूँ वो बात करते हैं। तो चलिए इसके बाद क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। 4 इंच तक खुला है, डॉक्टर ने मुझे बताया ना, तभी मेरी हिम्मत जो है ना वो टूटने लगी थी, कहीं ना कहीं मैं अंदर से टूटने लगी थी कि अब नहीं यार, अब मैं नहीं सहन कर सकती हूँ, अब ये पेन बर्दाश्त के बाहर जा गया, अब बिल्कुल भी नहीं, अब मेरा सी सेक्शन कर दो, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी है, आप सी सेक्शन कर लो, आप ऑपरेशन कर लो, अब मेरे से नहीं होता। सॉरी मैं डॉक्टर बोल रही हूँ, बार बार सिस्टर को बोल रही थी क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं थे। हम लोग एडमिट हुए थे 5 या 6 बजे मॉर्निंग में, तभी से लेके सुबह 11 बजे तक कोई भी डॉक्टर मेरा जो है अब चेक करने के लिए भी, मुझे देखने के लिए भी नहीं आए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। तो मेरा भाई ना अंदर से बहुत कमज़ोर है, मतलब कि वो है ना किसी का पेन, किसी को दुख में या फिर किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, स्पेशली मुझे तो बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं देख सकता था। तो वो तुरंत ही भाग के गया कि ये क्या है, डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं, मतलब नीचे चल के बात की कि डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं पेशेंट को चेक करने के लिए। फिर तब पता चला कि आज कोई डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में। तो आप समझो गाइस कि वो टाइम कैसा होगा जब मेरे भाई को पता चला कि ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर के अलावा, मतलब सिस्टर होती है, मतलब उनका एजुकेशन अलग होता है और डॉक्टर का एजुकेशन अलग होता है, राइट। तब नीचे भी बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी कि आपने पहले बताया क्यों नहीं कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, तो हम एडमिट ही नहीं होते। हम जब इमरजेंसी में सुबह मॉर्निंग में आए थे तभी आपको बोलना चाहिए था ना कि आज सैटरडे है और आज यहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और मेरा जो बीपी है वो बार बार डाउन हो रहा था, 70 हो गया था। मेरी जो बॉडी थी ना वो काँप रही थी, इस तरह से एकदम ठंडी हो गई थी और मैंने पूरा हॉस्पिटल ना गजा दिया था। फिर इसके बाद जो है ना गाइस मेरी हिम्मत टूट गई थी, मतलब मेरे में बिल्कुल भी सहन शक्ति जो है वो खत्म हो गई थी। जितनी भी मैं पॉजिटिव थी ना वो पूरी नेगेटिव हो गई थी बोल सकते हैं। उस टाइम ना मुझे नहीं पता था कि, मेरे भाई ने मुझे तब तक नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। और मैं भी सोच तो रही थी कि बार बार मुझे सिस्टर ही क्यों चेक करने के लिए आ रही है, डॉक्टर अभी तक आए क्यों नहीं। मैंने 1-2 बार भाई को बोला भी लेकिन भाई ने ना इग्नोर कर दी मेरी बात को ना काट दिया। तो फिर मैं भी अपने लेबर पेन में थी, इतना कुछ सोचने समझने की जो शक्ति है वो चली गई थी तब तक। तो तब इसके बाद ना मैंने खुद डॉक्टर को बोल दिया था कि अब जो भी हो जाए मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, आप सी सेक्शन कर दो। अभी मेरे में जो सहन शक्ति है वो बिल्कुल भी खत्म हो गई है। फिर भी सिस्टर ने मुझे जैसे तैसे करके समझाया, 1 घंटा 1.5 घंटा तो जैसे तैसे करके समझाया और मैं समझ गई
कि यार कि अभी सहन कर लो, बाद में बहुत दिक्कत होगी, अभी सहन कर लो, बाद में फिर बहुत दिक्कत होगी। ऐसे करके फिर भी मैं पेन कंटिन्यू है वो बर्दाश्त कर रही थी। मुझे ना गाइस थोड़ी थोड़ी देर में लेबर रूम में लेके जा रहे थे, इसके बाद अपने रूम में शिफ्ट कर देते थे, इस तरह से कुछ प्रोसेस हो रही थी। तो मेरे जो रूम में भाई, मेरे हस्बैंड और मम्मी तीनों ही थे, फिर लेबर रूम में मुझे लेके जा रहे थे, फिर से मुझे अपने रूम में शिफ्ट कर देते थे, ऐसे कुछ प्रोसेस हो रही थी। मैं अंदर से पूरी टूट गई थी कि अब मेरे में हिम्मत नहीं है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी मेरा भाई जो है वो मुझे कंटिन्यू समझा रहा था कि अगर तू सहन कर सकती है तो कर ले, वरना फिर हम सी सेक्शन कर देंगे, लेकिन तेरे से जितना होता है वो कर ले, तेरे लिए अच्छा होगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो बाद में फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो भाई को ना मैंने इतना टाइट पकड़ के रखा था ना, भाई मुझे ऑपरेशन करना है बस, और कुछ नहीं, मुझे ऑपरेशन करना है, मेरे में सहन शक्ति है वो नहीं है अभी, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती ये पेन, अब मेरे से नहीं बर्दाश्त होता है। इस तरह से अभी जो मैं आप लोगों के साथ बात शेयर कर रही हूँ ना, आप लोग हंसोगे भी। हाँ, तो मेरा मोबाइल जो है वो डेथ हो गया था, बैटरी डाउन थी, और मैंने अपने हेयर को जो है वो थोड़ा टाई कर लिया, अब मैं कंफर्टेबल हूँ। कहाँ से हम लोग बात कर रहे थे? हाँ, जहाँ पे मैं खड़ी थी उसके बाजू में ही बड़ी सी विंडो थी। मुझे ऑपरेशन ही करना है, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं यहाँ से ये विंडो में से कूद जाऊंगी। तो फिर भाई बहुत परेशान हो गया कि ये बंदी इतना ज़्यादा क्यों बोल रही है कि ऑपरेशन ही करना है, क्योंकि मैं पहले से ही बोल रही थी चाहे जितना भी हो जाए मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है, नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है। अभी के टाइम में जब मैं सोचती हूँ ना, भाई भी मेरा सोचता है ना, तो ऐसा ही लगता है कि ये सब ना, ये वर्ड ना ऊपर वाले ने ही मुझे बुलाया था। अगर मैं ये नहीं बोलती तो भाई कभी भी फोर्स नहीं करता कि इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर को बुलाओ। जितनी भी बार भाई और मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे ना क्या हो रहा है, इतनी देर क्यों लग रही है, ऑपरेशन की ज़रूरत है तो हम कर लेते हैं, लेकिन बार बार वो सिस्टर है वो एक ही बात बोल रही थी कि नहीं नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाएगी, क्योंकि बेबी बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, बस यही आंसर मिल रहे थे। लेकिन फिर इसके बाद जब मैंने ऐसा बोला ना, तुरंत ही भाई ने सिस्टर को बता दिया कि कुछ भी हो जाए इमरजेंसी में आप अभी की अभी कोई भी डॉक्टर को यहाँ पे बुलाओ, एक बार बस डॉक्टर मेरी बहन को चेक कर लेंगे, तब मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, तब मैं मान लूँगा कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम वेट कर सकते हैं। अवेलेबल नहीं थे तो जैसे तैसे करके इमरजेंसी में एक मोदी करके डॉक्टर थे, नाम मुझे भी याद नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाहूँगी, और हॉस्पिटल का नाम भी मैं यहाँ पे ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, सो हॉस्पिटल का भी नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगी, क्योंकि वो हॉस्पिटल के रिव्यू मैंने काफ़ी अच्छे सुने हैं, शायद मेरे साथ ही ऐसा हो सकता है, उसी दिन डॉक्टर नहीं आने वाले तो ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही हुई। आई रियली डोंट नो। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने फिंगर टेस्ट किया और फिर डॉक्टर ने तुरंत ही मेरे घर वालों को बता दिया, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई को, कि वेट करने का कोई मतलब नहीं है, बेबी के गले में जो है वो नाड़ फंस गई है, सो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम है। हम शाम को 6 बजे या 9 बजे तक भी वेट करेंगे तो भी बहुत कम चांस है, और हम रिस्क नहीं ले सकते, वेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा भी बीपी डाउन हो रहा था बार बार। तुरंत ही डॉक्टर ने मेरे घर वालों को ये डिसीजन लेने के लिए बोल दिया, और वो सिस्टर नॉर्मल डिलीवरी की ही प्रोसेस करवाते रहते, तो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ भी या फिर बेबी के साथ भी, कुछ भी हो सकता था। अभी मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ वो हम लोगों को फिर बाद में पता चला था। मेरे हस्बैंड यहाँ वहाँ मतलब घूम रहे थे तो कहीं से सुनने को मिला कि हम लोग जिस दिन एडमिट हुए थे उसके एक दिन पहले जैसा हम लोगों के साथ हुआ था ना, ऐसा ही सेम प्रोसेस, ऐसा ही सेम हुआ था, और वो बेबी की दुनिया में आने से पहले ही डेथ हो गई। हम लोग जिस दिन एडमिट हुए थे उससे एक दिन पहले की बात है, उस दिन भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे और सिस्टर ही ये सारी जो प्रोसेस है नॉर्मल डिलीवरी की वो कर रही थी, और बेबी की जो गले में है वो नाड़ फंस गई थी, बेबी आ नहीं पा रहा था, बेबी भी कोशिश कर रहा था बाहर आने की और मम्मा भी कोशिश कर रही थी। वो लेडी का बीपी जो है एकदम डाउन हो गया था और बेबी का जो है वो अंदर श्वास रुक गया था और बाहर आने से पहले ही बेबी की जो है वो डेथ हो गई थी। फिर बाद में
हम लोगों को ये बात सुनने को मिली तो बहुत गुस्सा आया और थोड़ा वो भी फील हुआ कि इतनी अच्छी हॉस्पिटल है, इतना अच्छा रिव्यू सुना था और इस तरह से प्रोसेस होती है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। एटलीस्ट हम लोगों को जब हम एडमिट हुए थे हम लोगों को बताना तो चाहिए था ना, इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना कि आज डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और ऐसा ऐसा है कुछ। चलो ये सारी बातें छोड़ो, आई नो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है लेकिन आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करना जरूरी था। अब वो पल आया जब बेबी फाइनली आने वाला था। अब तक तो बस मैं वो पेन में ही थी, वो पेन में ही थी, बस दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है और क्यों पेन हो रहा है और इसके बाद बेबी आने वाला है, वो कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा था। और बार बार मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी क्योंकि शनिवार था उस दिन और हनुमान जी का दिन था। पूरी प्रेगनेंसी में डेली मैं शाम को हनुमान चालीसा पढ़ती थी, तो शायद हनुमान जी की ही कृपा होगी कि इतना कुछ होने के बाद भी सब कुछ अच्छा हो गया। टाइम पर डॉक्टर भी आ गए और डॉक्टर ने जो भी डिसीजन था वो भी हमें दे दिया, वरना हम वो सिस्टर के भरोसे रहते और नॉर्मल डिलीवरी का वेट करते रहते तो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ भी या फिर बेबी को भी कुछ भी हो सकता था। मेरे हस्बैंड ने और मेरे भाई ने तो तुरंत ही डॉक्टर को बता दिया, आप जो भी करना चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी या फिर ऑपरेशन जो भी हो, बस बेबी और मम्मा दोनों दोनों ही सेफ होने चाहिए। फिर इसके बाद जो है वो ऑपरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरीके का कुछ फील किया। मैंने वीडियो में भी ऐसा कुछ तो नहीं देखा था। मुझे अंदर ऑपरेशन रूम में लेकर जा रहे थे, बड़ी बड़ी लाइट्स थी और जहाँ पे मुझे लेटाने वाले थे वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स लगी थी। फिर इसके बाद एक प्लेट में बड़ी बड़ी कंची वगैरह थी। तब मुझे पता चल गया था कि मेरे पेट पे जब चीरा लगेगा तब यही सारे जो है हथियार यूज होने वाले थे। मैं इसको देख के ना थोड़ा डर भी गई थी, लेकिन वो जो लेबर पेन था ना, इससे तो ये मुझे अच्छा लगा कि चलो जो भी हो, पेट पे चीरा लग जाए तो चीरा लग जाए, मुझे पता तो नहीं चलेगा कि कब डिलीवरी हो जाएगी और कब बेबी आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने इतना सुना है कि सी सेक्शन में कुछ पता नहीं चलता है जब ऑपरेशन होता है, तब इसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आती है। वो आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डेफिनेटली कि डिलीवरी के बाद मैंने क्या क्या, बाद सी सेक्शन के बाद मैंने क्या क्या पेन बर्दाश्त किया, क्या क्या मैंने फेस किया है, इसी वीडियो में बताने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर इसके बाद मुझे ऊपर बिठाया गया, मेरे आंखों पे जो है वो पट्टी लगा दी, मेरे दोनों हाथों को इस तरह से बांध दिया गया। इससे पहले मुझे बैक में इंजेक्शन लगा था, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा था। इससे जो है पूरी बॉडी वो है सुन हो जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता है जो भी होता है प्रोसेस, लेकिन हाँ हम फील कर सकते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ। खिंचाव जैसा फील होता है और पता चलता है कि पेट पे चीरा लग रहा है और जैसे कोई खींच रहा हो ना, ऐसा फील होता है। तो ये मैं फील कर पा रही थी जब बेबी को पेट में से निकाल रहे थे, वो भी मैं फील कर पा रही थी, ऐसे इस तरह से निकाल रहे थे। तो ये सारी प्रोसेस हुई और पूरी बॉडी पे ना कुछ वो पता नहीं क्या यूज होता है, रेड रेड कुछ वो लगाते हैं और पूरी बॉडी को सुन कर देते हैं। बिल्कुल भी पता नहीं चलता इससे कि नीचे हमारे साथ क्या हो रहा है। और मेरा जो है स्टिचेस ना बहुत नीचे से है, तो वजाइना एरिया होता है ना वहाँ पे है। मैं आप लोगों को अगर गूगल पे मुझे कोई रिलेटेड इससे मैच हो जाए, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी तो आप लोगों को भी पता चले, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि मेरा जो बेबी है वो कितना नीचे आ गया था। क्योंकि मेरे स्टिचेस जो है वो एकदम नीचे वजाइना है ना वहाँ पे लगे थे। अगर बेबी के गले में नाड़ नहीं फंसती तो वो बहुत इजीली नॉर्मल डिलीवरी से हो सकता था, लेकिन शायद मेरे नसीब में ही सी सेक्शन लिखा था या ऑपरेशन लिखा था। तो मैंने अपनी ये जो डिलीवरी की जर्नी है इसमें लेबर पेन और मेरे कहने का मतलब है नॉर्मल डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो भी और सी सेक्शन दोनों का ही पेन जो है वो झेल लिया। और पता चल गया कि माँ बनना इतना आसान नहीं है। इससे पहले शायद मैं नहीं समझ सकती थी, लेकिन अब मैं बहुत आराम से बहुत इजीली समझ सकती हूँ। फिर इसके बाद तुरंत ही ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट हो गई, 10 मिनट के बाद तुरंत ही बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई दी मुझे। मैं इतना मतलब वेट ही नहीं कर पा रही थी कब मैं सिस्टर को पूछूं, कब ये जो है आँख की पट्टी वगैरह खुलेगी, कब मैं सिस्टर को पूछूं क्या हुआ होगा, लड़की है या फिर लड़का है।
मेरे दिमाग में तो लड़का ही चल रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो बता दूं, सब लोग यही बोल रहे थे मुझे कि तुझे लड़का होने वाला है, लड़का होने वाला है। मेरे पेट का, मेरा जो टमी का शेप है वो भी से देख के भी सब लोग आस पड़ोस में यही बता रहे थे कि तुझे लड़का ही होने वाला है। तो मेरे दिमाग में ना फिट हो गया था। बोलते हैं ना सब लोग लड़का है, मतलब 95% लोग बोल रहे थे कि तुझे लड़का ही होगा। घर वाले भी सब यही बोल रहे थे कि तुझे तो लड़का ही होने वाला है, देख लेना। और मुझे चाहिए थी लड़की, और मेरे हस्बैंड को भी लड़की ही चाहिए थी, क्योंकि हम दोनों को लड़की का बहुत वो है कि घर में यार एक लड़की आ जाए ना, बस और कोई नहीं चाहिए। जो भी है, जो भी कमाएंगे, जो भी करेंगे, वो उसे ही दे के चले जाएंगे ऊपर। फिर भी वो कहते हैं ना, एक्साइटमेंट तो होती है, फाइनली क्या हुआ होगा और कैसा होगा बेबी। तो वो ना अंदर अंदर बात करने लगे कि उसके फैमिली वाले लोग भी बहुत रो रहे हैं, उन लोगों को भी यही चाहिए था। तो मैं ये सारी बातें सुन रही थी, भले ही मेरे आंखों पे पट्टी लगी थी, मेरे हाथों को बांध दिया गया था, लेकिन फिर भी जो बातें हो रही थी ना, तो वो मैं बहुत अच्छे से सुन पा रही थी कि उनके फैमिली वालों को भी यही चाहिए था। वो लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे, उसकी मम्मी भी बहुत रो रही थी, उसका हस्बैंड भी बहुत रो रहा था। ये भी पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे तो पता था कि मेरे फैमिली वालों को लड़की ही चाहिए थी और मेरे हस्बैंड को भी लड़की ही चाहिए थी। लड़का होता तो भी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते, ऐसा नहीं है, लेकिन लड़की का जो ज्यादा कुछ था कि लड़की होगी तो घर का जो माहौल है वो चेंज कर देगी और सब कुछ अच्छा होगा। लड़की आने से घर में जो रौनक आती है ना, वो अलग ही होती है गाइस। अगर अभी भी किसी की ये सोच है ना कि लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, लड़का वंश आगे बढ़ाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। शादी के बाद भी उसे इतनी परवाह होती है अपने माँ बाप की, जितना एक लड़का भी नहीं कर पाता उतना एक लड़की अभी के टाइम में करती है। तो अभी भी आपकी ये सोच है कि लड़का चाहिए हमें, लड़का ही वंश आगे बढ़ाएगा, तो सोच बदलो अपनी गाइस। फिर इसके बाद मेरे आंखों से पट्टी निकाली और मेरे सामने ना बहुत सारी सिस्टर थी। डॉक्टर तो चले गए थे, सिस्टर थी, तो मैंने पहले यही पूछा क्या हुआ क्या हुआ। सिस्टर डर गई कि क्या हुआ, मतलब क्या हुआ। मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि लड़का हुआ या लड़की हुई। तो फिर मैंने अच्छे से बताया उनको कि क्या हुआ, लड़का हुआ या फिर लड़की हुई। तो उन्होंने बताया कि तुझे लड़की चाहिए थी ना, तो लड़की हुई है तुझे। तो उस टाइम पे जो गाइस फीलिंग थी ना, सब कुछ जो लेबर पेन वगैरह जो भी था, मैं सब कुछ भूल गई, क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे लड़की मिल गई, ऊपर वाले ने मुझे लड़की दे दी। मैं माता जी को बहुत मानती हूँ, मोगल माँ को बहुत मानती हूँ। गुजरात में ही सौराष्ट्र में गांव है यहाँ पे भगुड़ा करके, तो वहाँ पे मैं पिछले साल गई थी, जब मेरा 3rd मंथ चल रहा था ना, तब मैं वहां पे गई थी। मैंने बहुत दिल से प्रे किया था, मैंने ये आप चाहे लड़का दोगे लड़की दोगे, जो भी दोगे मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन मेरी मेरी बहुत इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में लड़की आए। बाकी आप जो भी दोगे ना, खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगी, मैंने ये बोला था। और मुझे लड़की होगी तो आपके पास इसे जरूर लेके आऊंगी। तो माता जी ने मेरी दिल से जो मैंने बोला था वो सुन लिया, माता जी ने मेरे घर में लड़की दे दी। सब बहुत खुश थे, स्पेशली डेनिस मेरे हस्बैंड। मैंने कभी भी इतना रोते हुए नहीं देखा था, आई मीन इतनी खुशी के आंसू कभी नहीं देखे थे। मेरा भाई भी बहुत रो रहा था, भाई को भी मैंने फर्स्ट टाइम इतनी खुशी के जो आंसू है ना पहली बार देखे हैं। भाई मम्मी सब लोग एक दूसरे को देख देख के रो रहे थे बहुत। मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं रो पाऊँ या फिर हंस पाऊँ, क्योंकि मेरे स्टिचेस लगे थे, कुछ फील नहीं होता था, इंजेक्शन का असर तब भी चल रहा था। मुझे नीचे लाया गया, कमरे में शिफ्ट किया, और मैंने अपने बेबी को फर्स्ट टाइम जब देखा, वो टाइम ही कुछ अलग था। और मेरे फेस पे आप लोग देख सकते हैं, अगर मुझे क्लिप मिलेगी ना तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी। मेरे फेस पे ना आप लोगों को कोई कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मुझे खुशी है, दुख है, या फिर क्या है, क्योंकि मैं अपने ही बोलती ना, मैं अपने ही दुनिया में थी कि मुझे लड़की मिल गई, मैंने सोचा नहीं था। मैं अपनी ही दुनिया में मस्त थी। और फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने बेबी को देखा ना, तो एक ही वर्ड निकला, ये मेरी ही बेटी है। सच में यार, इतनी खूबसूरत बेटी भगवान ने मुझे दी
ये मेरी ही बेटी है, यकीन ही नहीं हुआ। फिर इसके बाद मुझे सिर्फ कि अपने कमरे में धीरे धीरे करके सब लोग मिलने के लिए आ रहे थे। फिर इसके बाद डिलीवरी के बाद क्या हुआ, डिलीवरी के बाद एक माँ क्या फेस करती है और क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, शायद लेट हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सब कुछ। इसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। पहले बहुत पैम्पर मिलता होता है, प्रेगनेंसी में बहुत पैम्पर मिलता है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, ये हो जाएगा, इतना पैम्पर, इतना केयर होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, मम्मा की कोई वैल्यू नहीं होती है, सबका ध्यान जो है मम्मा से उठकर बेबी पे चला जाता है। सभी लोग बेबी को ही पहले देखते हैं, बेबी को ही देखने के लिए आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बेबी की आने की खुशी में माँ को सब भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा वो भी बुरा लगता है। बाकी ऐसा नहीं है, किसी के दिल में ऐसा नहीं होता कि इसकी मम्मी ने इतना दुख झेला है, इसके बाद बेबी आया है। सो ये सब कुछ होता है डिलीवरी के बाद भी। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। मिलती हूँ आप लोगों को नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 लाइक करते जाइएगा गाइस। आप लोग वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन आपकी एंगेजमेंट बहुत कम है गाइस। आपके एक लाइक करने से ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन यूट्यूब को पता चलता है कि आप लोग मेरे वीडियोस देखना पसंद करते हैं और यूट्यूब मेरे वीडियोस लोगों तक पहुंचाता है। तो प्लीज़ गाइस लाइक कर लो, एटलीस्ट नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक कर लो, कुछ तो करो यार। और चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करते ही जाएगा गाइस। आप लोग वीडियोस तो वॉच करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ गाइस बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा।